नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं तो सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर आ रही है भारतीय वायुसेना के 150 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए मिड लाइफ अपग्रेडेशन सुपर सुखोई कार्यक्रम के तहत अब भारतीय वायुसेना ने उन्हें 2 वेट हार्ड पॉइंट से लैस करने का फैसला किया है, जिसमें कि सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन में 2 ड्रॉप टैंक लगाए जाएंगे, जो कि इसे 1400 किलोग्राम का अतिरिक्त फ्यूल ले जाने में सक्षम करेगा। सुखोई 30 MKI में 9640 किलोग्राम की अतिरिक्त ईंधन वहन क्षमता है, जो कि इसे 3000 किलोमीटर की एक विशाल फेरी रेंज प्रदान करता है। और इससे पहले इसके 12 हार्ड पॉइंट में से किसी में भी वेट हार्ड पॉइंट नहीं थे। अब बताते कि वेट हार्ड पॉइंट से क्या फायदा होगा सुपर सुखोई 30 MKI को। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सुपर सुखोई 30 MKI भारी ईंधन टैंक को ले जाने का काम भी कर सकता है। 2 भारी ड्रॉप टैंक ले जाने की क्षमता सुपर सुखोई 30 MKI की फेरी और कॉम्बैक्ट रेडियस को भी बढ़ा देगी। साथ ही भारतीय वायुसेना क्रॉस कॉन्टिनेंटल एयर एक्सरसाइज में भी बिना किसी मिड एयर रिफिलिंग के एक्सरसाइज में हिस्सा ले सकती है। भारत को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए इंडियन एयरफोर्स सुपर सुखोई 30 MKI पर काम कर रही है। वर्तमान में सुखोई 30 MKI पर बहुत अधिक निर्भरता भी है भारतीय वायुसेना की, और इसीलिए इसका मिड लाइफ अपग्रेडेशन किया जा रहा है, जिसे कि हम सुपर सुखोई के नाम से जानते हैं। अगली अपडेट नौसेना के परमाणु हथियारों से लैस 6 पनडुब्बियों को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना ने प्रशांत महासागर में अपने बदलते रणनीतिक परिदृश्य को देखते हुए कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी कि CCS द्वारा अनुमोदित 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण योजना में बदलाव करने की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार से संपर्क किया है। नौसेना 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स को परमाणु संचालित प्लेटफॉर्म पनडुब्बियों से बदलना चाहती है। आपको बता दें कि जुलाई 1999 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा 24 डीजल अटैक पनडुब्बियां शामिल करने के लिए 30 वर्षीय पनडुब्बी योजना को मंजूरी दे दी गई थी। अब तक भारतीय नौसेना के पास 12 पुरानी कन्वेंशनल अटैक पनडुब्बियां हैं और 3 नई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। इनमें से पहली को दिसंबर 2017 में 23,652 करोड़ रुपए की परियोजना के हिस्से के रूप में कमीशन किया गया था। आपको बता दें कि 2005 में इसकी स्वीकृति दे दी गई थी। नौसेना ने 18 पारंपरिक यानी कि कन्वेंशनल डीजल अटैक पनडुब्बियों की जगह नई पनडुब्बी बल को शामिल करने की अनुमति देने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मांगी है। इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम और 6 परमाणु हमले वाली पनडुब्बियां या SSN शामिल हैं। और इस तरीके का परिवर्तन चीन की बढ़ती हुई नौसेना और परमाणु पनडुब्बियों का लगातार विस्तार करने के रूप में देखी जा रही है। अभी तक भारत के पास रूस से लीज पर ली गई एक अकुला श्रेणी की पनडुब्बी INS चक्रा है और एक बैलिस्टिक मिसाइल फायरिंग पनडुब्बी INS अरिघाट है। दोनों स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अधीन है। सभी बैलिस्टिक मिसाइल फायरिंग पनडुब्बियां, जिन्हें SSBN कहा जाता है, भारतीय नौसेना के दायरे से बाहर है और उनका सामरिक बल कमान के साथ है। अगर भारत सरकार 30 साल पुरानी योजना को बदलने की मंजूरी दे देती है तो भारतीय नौसेना संयुक्त विकास के लिए प्रमुख सहयोगियों से प्रस्ताव के लिए टेंडर जारी कर सकती है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 6 परमाणु संचालित पनडुब्बियों का निर्माण होगा। भारतीय नौसेना के अनुमान के अनुसार इस परियोजना को पूरा होने में भी कम से कम 10 साल लगेंगे। अगली अपडेट चीन को लेकर आ रही है। पूर्वी लद्दाख में पिछले साल भारत और चीन के बीच तनाव और जंग जैसे हालात व संघर्ष के बाद सैन्य वार्ताओं से शांति तो बहाल हुई, लेकिन तनाव अभी भी जस का तस बना हुआ है। चीनी सेना लद्दाख के पास अपने अंदरूनी इलाकों में अब भी सैन्य अभ्यास कर रही है। इस पर भारतीय सेना कोरोना महामारी के बावजूद भी पूरी नजर बनाए हुए है। सूत्रों के अनुसार चीनी सैनिक पिछले कई सालों से इन क्षेत्रों में आ रहे हैं। यहाँ वो गर्मियों के समय अभ्यास करते हैं। पिछले साल भी अभ्यास के आड़ में वो इन क्षेत्रों में आए थे और यहीं से वो पूर्वी लद्दाख की तरफ आगे बढ़ गए। साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा कि चीनी सैनिक अपने पारंपरिक क्षेत्रों में अच्छी तरह से हैं और कुछ स्थानों पर 100 किलोमीटर और उससे आगे की दूरी पर हैं। अगली अपडेट भारत फोर्ज को लेकर आ रही है। भारत फोर्ज कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम के शेष 39% हिस्सेदारी 32.97 करोड़ रुपए में खरीदेगी, ताकि वो इसे पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बना सके। आपको बता दें कि KSSL भारत फोर्ज ग्रुप की रक्षा क्षेत्र की होल्डिंग कंपनी है। भारत फोर्ज ने यह भी कहा कि इस अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप ये भारत फोर्ज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन जाएगी, जो कि इसे विभिन्न रक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने योग्य बनाएगी। KSSL डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन फॉर डिफेंस प्रोडक्ट एंड कंपोनेंट्स पर काम कर रही है। आपको बता दें कि KSSL और इजरायली डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी राफेल एडवांस सिस्टम ने करीबन 100 मिलियन का जॉइंट वेंचर ऑर्डर भारत डायनेमिक्स से लिया है, जो कि वो 1000 बराक 8 MRSM मिसाइल्स की किट्स की आपूर्ति करेंगे। अगली अपडेट श्रीलंका और चीन को लेकर आ रही है। श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने चीनी बंदरगाह शहर बिल के कई प्रावधानों को संविधान के खिलाफ बताया है।
श्रीलंका के विपक्षी दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अप्रैल में विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी समूह की ओर से दायर लगभग 18 याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इन याचिकाओं में इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने और इन्हें संसद से 2/3 बहुमत पारित किए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई को इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की। विपक्षी दलों का कहना है कि इस विधेयक से श्रीलंका चीन की कॉलोनी में बदल जाएगा। बंदरगाह शहर परियोजना के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय कानूनों से छूट दी गई है। विपक्षी दल, सिविल सोसाइटी समूह और श्रमिक संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह परियोजना देश की संप्रभुता, संविधान और श्रम अधिकारों का उल्लंघन करती है। इस विधेयक पर संसद में 5 मई को चर्चा होने वाली थी, लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा था, इसीलिए उस दिन चर्चा को स्थगित कर दिया गया था। यानी कि श्रीलंका को जो बात शुरू में समझ में आनी चाहिए थी, जिस वक्त चीन उनके हबन-टोटा बंदरगाह पर नजरें गड़ाए हुआ था, उनको पैसा दे रहा था, उस टाइम अगर इनको अकल आ जाती तो आज इतनी बड़ी बात नहीं होती। आज उनको समझ में आ रहा है, खासकर की जो विपक्षी पार्टियां हैं, सिविल सोसाइटी है, कि अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो कॉलोनी में बदल जाएगा श्रीलंका चीन की। अगली अपडेट स्पेस को लेकर आ रही है। इस साल 10 फरवरी को सोलर ऑर्बिटर सूरज के 7.7 करोड़ किलोमीटर पास तक पहुंचा है। ये धरती से सूरज के बीच की दूरी का आधा है। इसमें 3 इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, जिससे कि सूरज के पास जाते हुए इस प्रोब ने 2 वीडियो लिए। पहले इंस्ट्रूमेंट ने सूरज को रिकॉर्ड किया और दूसरे ने सूरज के कोरोना यानी कि बाहरी वायुमंडल से निकलने वाली ऊर्जा को। तीसरे इमेजर ने विस्फोट से निकलकर स्पेस में जाते हुए इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, धूल और खगोलीय किरणों को कैद किया। सूरज में होने वाले विस्फोट से निकल रहे ये पार्टिकल्स आमतौर पर जब धरती के वायुमंडल से टकराते हैं तो ऑरा के रूप में इनका असर दिखाई देता है। हालांकि अगर ये तूफान तेज हो तो धरती के लगभग हर शहर में बिजली गुल हो सकती है। साल 1979 में आए सौर तूफान की वजह से कनाडा के क्यूबेक शहर में 12 घंटे तक बिजली गुल हो गई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज के समय में कंप्यूटर ऑटोमेटेशन पर पूरी दुनिया ज्यादा निर्भर है। ऐसे में पिछले तूफान के मुकाबले इस बार सौर तूफान के परिणाम ज्यादा भयावह हो सकते हैं। सौर तूफान आने पर हमारे अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स प्रभावित हो सकते हैं। इससे हमारी संचार और जीपीएस प्रणाली ठप पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपको कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।